हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। और एक बार पुनः हम गोहिल वंश से संबंधित हमारी तीसरी क्लास को लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी जो पहली या लास्ट क्लास थी उसमें हमने महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एकाग्रचित होकर बैठ जाइए और इस क्लास को बड़े ही आराम से सुनना, आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। ठीक है। और ये जो क्लासें हैं हम बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की किताबों और एनसीईआरटी की किताबों से बनाई जा रही है। इसके अलावा और किसी भी गाइड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आपने आरपीएससी के अधिक साहू का बयान सुना ही होगा कि जो मूल किताबें पढ़ते हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। मूल किताबों के अलावा हम किसी भी गाइडों से चक्कर पेपर नहीं बनाते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि गाइडों के स्थान पर इन मूल किताबों से ही पेपर बनाया जाता है। और किताबें होती है ना, उसमें हर चीज़ का एक लेवल होता है, उसके लेवल के अनुसार वो दी जाती है। अब गाइडों में अनाब शनाब लिखा होता है, और फिर विभिन्न गाइड वाले पब्लिकेशन वाले दावा करते हैं कि हमारी किताब से ये प्रश्न है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक ही टॉपिक को आप 20-20 पेजों में या 15-15 पेजों में देते हो, तो आपने उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, तो प्रश्न तो वहीं से उठना है, उस टॉपिक से ही। और आपने उस टॉपिक का इधर उधर वाली सभी बातें उसमें रख दी है, तो प्रश्न बनेगा कहाँ से? वहीं से तो बनेगा। फिर उसमें दावा करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो चलिए हम आज की हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं महाराणा सांगा से। ये महाराणा सांगा कौन है? कुंभा का पुत्र हुआ था रायमल। रायमल का पुत्र है महाराणा सांगा। सांगा को पढ़ने से पहले हम थोड़े से शासकों के शासनकाल के पर चर्चा करते हैं। कुंभा बना, कुंभा के बाद में उसका पुत्र कौन बना था? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में उसका कुंभा का द्वितीय पुत्र रायमल शासक बना था, और रायमल के बाद में महाराणा सांगा, जिनका कार्यकाल रहा है 1509 से 1527 तक। कितना? 1509 से 1527 तक सांगा का कार्यकाल रहा है। सांगा रायमल एवं रतन कंवर का पुत्र था। सांगा की माता का नाम रतन कंवर और पिता का नाम क्या था? रायमल था। रायमल के 4 पुत्र थे, जिनमें एक है संग्राम सिंह, इसके अलावा पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह थे। ये चारों ही अपने पिता के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे, क्योंकि ये चारों ही योग्य शासक थे। और उनमें सबसे योग्य था ये पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज वही है जो इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये अपने घोड़े को बहुत तीव्र गति से दौड़ाते थे, इसलिए उनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इनकी 12 स्तंभों वाली छतरी है, वो कुमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। इतिहास में पृथ्वीराज नाम के 3 शासक प्रसिद्ध हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना। एक पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, चौहान वंश से, जिन्होंने त्रैन के युद्ध किए थे। दूसरा पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, सांगा का पुत्र था। और एक पृथ्वीराज हुए हैं कछवाए, जो आमेर के शासक था। उन्होंने खानवा के युद्ध में आमेर का नेतृत्व किया था, महाराणा सांगा के पक्ष में लड़के। ठीक है। जब किन्हीं कारणों से इन तीनों भाइयों की मृत्यु हो गई थी, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, उसके बाद में महाराणा सांगा शासक बना था। एक बार जब ये चारों भाई किसी ज्योतिष के पास अपनी जो हाथ रेखा दिखाने गए थे कि किसके भाग्य में राजभोग लिखा है, तब उसने बताया था कि सांगा के भाग में राजकार्य लिखा है, वो ही अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। तब उनके जो तीनों भाइयों थे वो उनसे
नाराज होकर के सांगा पर आक्रमण कर दिया था, जिससे उनकी एक आंख भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। और उसके बाद में सांगा अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ पर आश्रय में चले गए थे। जब इन तीनों भाइयों की और अपने पिता रायमल की मृत्यु हो गई थी, तब 5 मई 1509 को मेवाड़ का शासक बना था महाराणा सांगा, यानी कि संग्राम सिंह। इस प्रकार सांगा मेवाड़ का शासक बना था 5 मई 1509 को। अब सांगा के सामने 3 समस्या थी। पहला मालवा, दूसरा गुजरात और तीसरी दिल्ली। आंतरिक मामलों में ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, क्योंकि कुंभा इससे सांगा से पहले कुंभा जो उनके दादा रहे हैं, उन्होंने आंतरिक परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर रखा था। अब महाराणा सांगा को जो अपने आसपास के जो मुसलमान शासक थे, उनसे युद्ध का सामना करना ही पड़ा था। सांगा ने हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदू सुल्तान के नाम से कुंभा और हिंदूपत के नाम से सांगा। हिंदूपत पाती पर्वन नीति का अर्थ है कि वह एकमात्र शासक हुए हैं या अंतिम शासक हुए हैं जिनके नेतृत्व में सभी हिंदू शासकों ने मिलकर बारी सत्ता यानी कि मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध आक्रमण किया था। सांगा के समय मालवा का सुल्तान था नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी 1511 में, तो मालवा में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मालवा का एक शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय, जो चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता से शासक बना था। जब चंदेरी के मेदिनी राय का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा था मालवा में, तब मोहम्मद खिलजी ने गुजरात की सेना के साथ सहायता प्राप्त करके चंदेरी पर आक्रमण कर दिया था और मेदिनी राय सांगा के शरण में आ गया था। यह था मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण। चंदेरी के सरदार मेदिनी राय की सहायता से मोहम्मद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना था। मोहम्मद खिलजी द्वितीय मेदिनी राय के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के गुजरात के सुल्तान से मदद मांगी थी। तब गुजरात एवं मालवा की संयुक्त सेना ने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया और मेदिनी राय किसकी शरण में चला गया था? महाराणा सांगा की शरण में चला गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने गुजरात की सेना की सहायता से गागरोन पर भी आक्रमण किया था, जहां पर सांगा की सेना ने खिलजी की सेना को परास्त कर दिया और खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए थे और 6 महीने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। उसी प्रकार जिस प्रकार कुंभा ने मोहम्मद खिलजी प्रथम को रखा था। अब मोहम्मद खिलजी प्रथम और सेकंड के बारे में कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा हो सकता है कि सांगा के समय निम्न में से कौन सा मालवा का सुल्तान था? मोहम्मद खिलजी प्रथम, मोहम्मद खिलजी सेकंड, या 2 अन्य नाम दे दे, कुतुबुद्दीन या मुजफ्फर शाह दे दे। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो कि कुंभा सांगा से पहले आया था तो उन समय मोहम्मद खिलजी प्रथम था, और सांगा कुंभा के बाद में आया था तो उस समय मोहम्मद खिलजी द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, ये थी इस प्रकार मालवा की समस्या का निवारण हो गया। अब बात करते हैं गुजरात के साथ विद्रोह के या संघर्ष के कारण क्या रहेंगे। गुजरात का शासक उस समय कौन था? मोहम्मद बेगड़ा। मोहम्मद बेगड़ा 1511 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसका पुत्र बना था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह के शासक बनने पर अब मेवाड़ और गुजरात के बीच में जो संघर्ष के कारण थे वो क्या थे? पहला कारण तो आपको अभी बता दिया है कि मालवा के सुल्तान की मदद करके मेवाड़ से दुश्मनी मोल ली थी गुजरात के शासक ने। दूसरी बात, नागौर एक मुसलमान रियासत थी और वहाँ पर मेवाड़ का आधिपत्य था।
परंतु गुजरात का सुल्तान उसे क्या करवाना था, मुक्त करवाना चाहता था, स्वतंत्र करवाना चाहता था। ये दो कारण। और तात्कालीन कारण था ईडर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष, जिसमें सांगा सूरजमल के पुत्र रायमल को शासक बनाना चाहता था और गुजरात का सुल्तान भीम के पुत्र भारमल को शासक बनाना चाहता था। ठीक है, चलिए अब लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं। सांगा के समय गुजरात का शासक मोहम्मद बेगड़ा बना था और 1511 में उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह शासक बना था। गुजरात के शासक ने मालवा के सुल्तान को मेदिनी राय के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, जिससे सांगा नाराज हो गए थे। इसके अलावा नागौर पर मेवाड़ का राज था, परंतु सुल्तान नागौर को स्वतंत्र करवाना चाहता था। तो यानी कि एक पक्ष से मेवाड़ का सांगा गलत और दूसरे पक्ष से गुजरात का सुल्तान गलत। और तीसरा कारण तात्कालीन कारण रहा है कि ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें सांगा ने सूरजमल के पुत्र रायमल को गद्दी पर बिठाना चाहता था, जबकि सुल्तान भीम के पुत्र भारमल को गद्दी पर बिठाना चाहता था, जिससे इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति स्वाभाविक बन गई थी। ये सूरजमल, ये रायमल, ये भीम, ये कौन था, इसे थोड़ी सी एक बार समझ लेते हैं। ज़्यादा हमारी ये काम का नहीं है, ये इतना ही काम का है क्योंकि ये एक कारण रहा था मेवाड़ और गुजरात के शासक के बीच में संघर्ष का। प्रारंभ में ईडर का शासक था सूरजमल। सूरजमल की मृत्यु होने के बाद में उसका जो पुत्र अल्प आयु का था, तब सूरजमल का भाई भीम शासक बना था। और जब भीम की मृत्यु हो गई थी तब उसका पुत्र भारमल शासक बन गया था और ये रायमल सांगा की शरण में आ गया था। तब सांगा ने यह चाहता था कि रायमल शासक बने और सुल्तान ये चाहता था कि भारमल शासक बने, जिससे दोनों के बीच में संघर्ष हो गया था। और गुजरात के सुल्तान ने मलिक अयाज में, किसने, मलिक अयाज के नेतृत्व में मंदसौर में एक सेना भेजी और नंदसा गांव में महाराणा सांगा भी आ डटा हुआ और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सहलदी तंवर भी सांगा के पक्ष में था। यह सहलदी तंवर वही है जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा का बेड़ा छोड़ के बाबर के बेड़े में शामिल हो गए थे। और अंत में इस युद्ध में मलिक अयाज और सांगा की मध्य संधि हो गई थी और वो मलिक अयाज गुजरात वापिस लौट गया था। इस प्रकार गुजरात की समस्या का भी निवारण हो गया। अब सांगा का जो मुख्य विरोधी था वो थे दिल्ली के सल्तनत शासक। दिल्ली का उस समय शासक था सिकंदर लोदी, जब सांगा का राज्य अभिषेक हुआ था। और उसके बाद में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में शासक बना था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य दो युद्ध हुए थे, एक खातौली का युद्ध हुआ था और एक बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाड़ी 1518 और खातौली 1517। इस दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। 1517 में इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था एवं सांगा के मध्य खातौली जो वर्तमान में कोटा में स्थित है युद्ध हुआ, जिसमें लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा 1518 में लोदी ने अपने सेनापति मियाँ हुसैन और मियाँ माखन, इन दोनों को याद में रखना, मियाँ हुसैन और मियाँ माखन के नेतृत्व में एक बार फिर सेना भेजी सांगा के विरुद्ध, जिसमें बाड़ी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी लोदी को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार सांगा ने दिल्ली की सल्तनत को भी परास्त कर दिया था। कर्नल टोड के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार सदैव उपस्थित रहते थे। कितने? 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार सदैव उपस्थित रहते थे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं महाराणा सांगा और मुगल शासनकाल। अब तक तो हमने सांगा के और उसके आसपास की रियासतों के बारे में पढ़ा था, जैसे गुजरात के शासक, मालवा के शासक और दिल्ली के शासक। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक अलग से है कि मेवाड़ और मुगल संबंध, राजपूत और मुगल संबंध। तो
उस हिसाब से भी ये टॉपिक है भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस प्रकार युद्ध हुआ, युद्ध के कारण क्या रहे और युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी पराजय हुई, पराजय का कारण क्या था, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर जिसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया था दिल्ली पर, और दिल्ली के सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी को परास्त करके वहां पर मुगल शासन काल की स्थापना की थी 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ठीक है, पानीपत हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में सांगा के साथ उसके विरुद्ध विद्रोह या संघर्ष का कारण क्या था। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि सांगा ने स्वयं बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और कहा था कि जब आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तब मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। और जब दिल्ली पर आक्रमण बाबर ने कर दिया था और सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया था, तब इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया या द्वेष पैदा हो गई। ये बात बाबरनामा में बाबर लिखता है, परंतु ये सत्य प्रतीत नहीं होती है। क्यों? जब सांगा ने स्वयं दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर रखा था 2 बार, तो उसे बाबर की क्या आवश्यकता थी। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है, उसमें यह है कि बाबर ने सांगा को खत लिखा था कि मैं दिल्ली पर जब आक्रमण करूं तब आप आगरा पे आक्रमण करना, और हम दोनों मिलकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लेंगे। मैं दिल्ली पर अपना अधिकार करके मैं वापस पुनः लौट आऊंगा और राजकाज आपको सौंप दूंगा। ठीक है, परंतु सांगा के जो दरबारियों थे, सामंत थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। तब सांगा ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, जिससे सांगा और बाबर के बीच में आपसी द्वेष पैदा हो गए थे। ठीक है, ये कारण था संघर्ष का। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। सांगा के जो सहयोगी शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े थे बाबर के विरुद्ध में, वो कौन कौन से थे। मारवाड़ का मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही का अक्षय राजदूता, डूंगरपुर का उदय सिंह, सनुंबर का रतन सिंह और सादड़ी का जाला अज्जा और गोगुंद का जाला सज्जा। इसके अलावा अफगान सैनिक भी थे, महमूद लोदी और हसन खान मेवाती, और बीकानेर का शासक कल्याणमल भी सांगा के पक्ष में था बाबर के विरुद्ध में। ठीक है, सांगा ने पाती परवन की नीति अपनाई थी। पाती परवन की नीति का अर्थ मैंने बताया था कि सभी हिंदू शासक एक छत्र के नीचे एकत्रित होकर के बाहरी सत्ता के विरुद्ध आक्रमण किया था। सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना पर अपना अधिकार कर लिया था। बयाना मेवाड़ के आधिपत्य में था और बाबर ने अपने सेनापति मेहंदी ख्वाजा को वहां पर आक्रमण कर लिए भेजा और बयाना पर उसने अपना अधिकार कर लिया। तब सांगा ने अपनी सेना सहित पुनः बयाना पर आक्रमण कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया, मेहंदी ख्वाजा को परास्त कर दिया। यह हो गया बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम खानवा के युद्ध के बारे में, जो 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध को बाबर ने धर्म अर्थात जिहाद का घोषित कर दिया था। यह घोषित करने का कारण था कि जब बयाना के युद्ध में राजपूत सेना के आक्रमण पद्धतियों को देखा, तब बाबर की सेना भयभीत हो गई थी। तो उनमें एक उल्लास उत्तेजना पैदा करने के लिए बाबर ने इसे जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार राजपूत सेना के सम्मुख तोपखाना एवं तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। किस पद्धति का? तोपखाने एवं तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति यानी कि जो तोप होते थे उन्हें सेना के अग्रभाग पर रखा जाता था। इस युद्ध में सांगा के जो सेना नायक थे चंद्रभान, भोपत राय, माणिक चंद्र, दलपत वीरगति को प्राप्त हो गए थे और महाराणा सांगा भी घायल हो गए थे। महाराणा सांगा के घायल होने पर
रतन सिंह चुंडावत को सेना का संचालन करने के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो वंश हैं वो हमेशा मेवाड़ के अधीन रहकर ही काम किए हैं, तो मैं इसके योग्य नहीं हूँ। इसके बाद में झाला अज्जा ने वो छत्र धारण करके युद्ध प्रारंभ किया। घायल अवस्था में सांगा को बसवा ले जाया गया था, और जब उन्हें होश आया तब उन्होंने पुनः युद्ध की घोषणा की थी कि जब तक बाबर को परास्त नहीं करता तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। उनके सामंतों ने उन्हें बहुत समझाया कि यह सही मौका नहीं है, हम एक बार पुनः लौट जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं, परंतु सांगा ने नहीं माना। तब उनके जो सरदार थे उन्होंने उन्हें विष दे दिया था, जिसके कारण 30 जनवरी 1528 को सांगा की बसों में मृत्यु हो गई थी और मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया था, जहाँ पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। इस युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध घोषित किया था। बाबर ने पहली बार राजपूत सेना के सम्मुख तोपखाने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। सांगा के सेना नायक चंद्रबान भोपत राय माणिक चंद्र दलपत वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सांगा की घायल होने पर उन्हें बसवा ले जाया गया था। जब सांगा को होश आया तो वैसे में इरिज के मैदान में बाबर के खिलाफ आ खड़ा हुआ, परंतु सांगा के साथियों ने सांगा को विष दे दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई थी और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल स्थित है। इस प्रकार महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। अब हमने सांगा के बारे में मेन चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन एक किताब और थी आरबीएससी की, उसमें किताब में भी कुछ अलग से बातें लिखी हुई थी सांगा के बारे में। सॉरी, उनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम सांगा के बारे में कौन शासक बना था उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, एक बार इसे छोड़ देते हैं। सांगा करमचंद पंवार के यहाँ श्रीनगर अजमेर में रहा था। सांगा करमचंद पंवार के यहाँ श्रीनगर अजमेर में रहे थे। खातौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था और एक पांव से लंगड़ा हो गए थे। ठीक है, सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन एवं चंदेरी की जागीर प्रदान की थी। चंदेरी पर भी मालवा के सुल्तान ने और गागरोन पर भी मालवा के सुल्तान ने आक्रमण किया था, और इस युद्ध में सांगा ने विजय प्राप्त करने के बाद में इन दोनों जागीरों को मेदिनी राय को सौंप दी थी। जब मोहम्मद खिलजी को गिरफ्तार बनाकर रिहा किया गया था, तब मोहम्मद खिलजी ने सांगा को एक रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी भी सौंपी थी। सांगा के साथ खानवा के युद्ध में ईडर का शासक बारमल भी शामिल था। पहले ये किसका विरोधी था? सांगा का विरोधी था, परंतु मुगल सत्ता को बाहर निकालने के लिए, ये मुसलमान सत्ता को बाहर निकालने के लिए उसके साथ सहयोगी बन गया था। वागड़ का रावल उदय सिंह भी था और देवलिया का रावत बाघ सिंह भी था। ये बाघ सिंह चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गुजरात के शासक का विरोध भी इसी ने किया था और इसी के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, रावत बाघ सिंह। फरवरी 1527 में सांगा ने रणथंभौर से बयाना पहुंचा था और बाबर की तरफ से तैनात मेहंदी ख्वाजा को, स्वयं बाबर नहीं था, खानवा के युद्ध बयाना के युद्ध में उसका सेनापति मेहंदी ख्वाजा था, जिसे परास्त करके बयाना पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर के एक मुस्लिम ज्योतिष का मानना है, जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ, ने यह भविष्यवाणी की थी कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाले की क्या होगी? पराजय होगी। ठीक है, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार जो खानवे के युद्ध का प्रारंभ होने की तारीख है वो 16 मार्च है, बाकी 17 मार्च लिखी हुई है। 16 मार्च 1527 थी। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को सैन्य संचालन का कहा गया था, परंतु उनके द्वारा मना करने पर बाद में झाला अज्जा को हाथी पर बिठाकर युद्ध को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं।
सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। कितने? 80 घाव थे, इसलिए उन्हें एक सैनिक का भग्नावेश कहा गया है। और ये भग्नावेश किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। ठीक है। सांगा की मर्मज्ञता को एक बार थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार मोहम्मद खिलजी को गिरफ्तार किया गया था और उसकी खुशी से सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य सौंप दिया था, परंतु हरिदास ने 12 गांवों में अपनी ही खुशी प्रकट की थी। ये सांगा की मर्मज्ञता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती अपने दोनों पुत्रों यानी कि सांगा के दोनों पुत्रों को साथ विक्रमादित्य और उदय सिंह को रणथंभौर की जागीर लेकर गई और वहां अपने भाई सूरजमल हाड़ा के संरक्षण में रखा गया था। किन्हें? विक्रमादित्य और उदय सिंह को। खानवा के युद्ध में बाबर ने विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी और विजय प्रतीक के रूप में राजपूत सैनिकों की सिरों की एक मीनार भी बनाई थी। ठीक है, एक बात शायद रह गई है। हाँ, ये सांगा के राज्य की जो वार्षिक आय थी वो 10 करोड़ रुपए थी और उसकी सेना में 1 लाख सैनिक भी शामिल थे। ये था महाराणा सांगा के बारे में विस्तार पूर्वक से विवरण। ठीक है, यहाँ पर हम महाराणा सांगा का जो राजकार्य है वो समाप्त होता है 1527 में। 30 जनवरी 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सांगा की मृत्यु के बाद में जो शासक बने थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह 1528 से 31 तक शासन बना था। इसके बाद में सांगा के पुत्र विक्रमादित्य 1531 और 1535 में शासक बना था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? बनवीर ने कर दी थी। और बनवीर 1536 से 1537 तक मेवाड़ का शासक रहा था। उसके बाद में उदय सिंह, इस उदय सिंह को बनवीर ने तो अपनी तरफ से मार डाला था, परंतु उदय सिंह की दायमा पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलिदान देकर के उदय सिंह को सुरक्षित निकाला और उसे कुंभलगढ़ के दुर्ग में रखा। और 1537 में मारवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित करके वो मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम मेवाड़ के जो अन्य शासक हैं उदय सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बाद में हम इनकी एक आए हुए प्रश्नों पर भी अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसी लगी क्लास इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट के नाम से वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर लेना। और उसका लिंक भी हम YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोगियों, मित्रों को भी शेयर करना ताकि वो भी इन क्लासों का अध्ययन कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।